नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 96 करेंगे और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा वो अपना टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय डीके शर्मा इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और यहाँ पे आप लोगों को सारा सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, चलिए अब सवाल करते हैं। देखें यार, कहा कि 5000 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहले भाग पर 6 सही 2/3% के दर से 4/1 साल का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% के दर से 2 सही 3/4 साल के साधारण ब्याज से दोगुना होता है। का पहला भाग पर जो ब्याज मिला वो दूसरे भाग पर मिले ब्याज से दोगुना है। दूसरे भाग पर मिले ब्याज से दोगुना है तो मान लेते हैं यार, पहला धनराशि है P1 और दूसरा धनराशि है P2। का पहला धनराशि पर आप सबको तो पता ही है, ब्याज बराबर होता क्या, मूलधन गुना समय गुना दर और बट्टा में 100। क्लियर है, ये सबको पता है। अब देखें यार, का पहला धनराशि पर 6 सही 2/3%, तो 6 तिरिक 18 2 20/3% के दर से 4 सही 1/5, तो 5 चौक 20 1 21/5 साल का ब्याज क्या होगा, तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100%। हटाएंगे तो बट्टा में 100 आ ही जाएगा। अब का दूसरे धनराशि पर 4% के दर से 2 सही 3/4, तो 4 दूना 8 और 3 11/4 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा इसका दोगुना है यानी कि बराबर। अब बराबर के दोनों साइड इक्वेशन अरेंज कर लिए। अब बस कैलकुलेशन में तो कोई जान होता नहीं, बच्चा भी कर लेगा कैलकुलेशन। बराबर के दोनों साइड गौर से देखिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल, सिमिलरली 4 से 4 कैंसिल होगा। अगेन 5 चौक 20। क्लियर है बात। 3 सते 21। अब यार 2 से ये कटेगा 2 बार में। क्लियर है बात। अब वेरिएबल को एक साइड ले आइए तो P1/P2 बराबर दाएं साइड है 11 और ये 7 दूना 14 दाएं साइड जाएगा तो बट्टा में, यानी पहला धनराशि 11 यूनिट और दूसरा धनराशि 14 यूनिट, दोनों को मिलाकर टोटल धनराशि 25 यूनिट है। पर एक्चुअल में दिया है कितना, 5000, तो 25 यूनिट 5000, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 200। 1 यूनिट 200, तो दोनों भाग का अंतर, पहला भाग 11 दूसरा भाग 14, दोनों का डिफरेंस कितना, 3 यूनिट। 1 बराबर 200 तो 3 बराबर कितना, 600। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए अब देखें यार, का सबसे बड़ी संख्या। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी पावर वाले व्यंजक के बीच में बड़ा छोटा का पहचान करना हो यानी कंपैरिजन करना हो तो किसी भी आधार पर पावर को सेम करना हम लोगों का पहला प्राथमिकता होगा। किसी भी आधार पे सबसे पहला काम है पावर को सेम करिएगा। तो यहाँ 50 40 30 और 20 है, तो इन सभी को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है जो 50 40 30 और 20 को काटेगा। तो देखने से ही लग रहा है छोटा छोटा नंबर है। आप बोलेंगे सर 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 50 को भी काटेगा, 40 30 और 20 सबको काटेगा। तो यार देखें 10 सबसे बड़ी संख्या। अब बस पावर को अरेंज कर लेना है। 10 पचे 50, 10 पचे 50, तो 3 के पावर 5 कंप्लीट टू दी पावर 10। क्लियर है बात। आगे 10 चौक 40, तो 4 अंदर में पावर में होगा 10। क्लियर है बात। पावर बस सेम कर लेना। 10 तिया, तो 3 अंदर पावर 10। 10 दूना, तो 2 अंदर पावर में 10। क्लियर है बात। अब 3 के पावर 5 होता है 243 कंप्लीट टू दी पावर 10। 4 के पावर 4 256 कंप्लीट टू दी पावर 10। 5 का क्यूब 125 कंप्लीट टू दी पावर 10। 6 का स्क्वायर 36 कंप्लीट टू दी पावर 10। अब सबका पावर सेम हो गया। अगर पावर सेम हो गया तो देख लें यार, जिसका बेस बड़ा वो बड़ा नंबर होगा, जिसका बेस छोटा वो छोटा नंबर। तो सबसे बड़ा 256 है यानी कि ये हो गया बड़ी संख्या। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट 4 के पावर 40 को, यानी
सबसे बड़ी संख्या 4 के पावर 40। छोटा बोलता तो ये 36 सबसे छोटा यानी ये छोटी संख्या हो जाता। देखिए का यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाजित है तो वह अनिवार्यतः किससे विभाजित होगी। देखें एक चीज समझ लीजिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बोलूं यार कि 2 और 3 से कटने वाली सबसे पहली संख्या कौन है, तो 2 और 3 दोनों से कटने वाली सबसे पहली संख्या इन दोनों का मल्टीपल होगा। क्लियर है ना बात। 2 तिया 6, 6 वह सबसे पहली संख्या है जो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। सिमिलरली जैसे मैं बोलूं 7 और 9 से कटने वाली सबसे पहली संख्या, तो इन दोनों का मल्टीपल यानी 7 गुना 9, 9 सते 63 यानी 63 वह सबसे छोटी संख्या है जो 7 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। क्लियर है बात। तो अपने सवाल में बोला 11 और 13 से कटने वाली संख्या, तो इन दोनों का मल्टीपल यानी 11 गुना 13, 11 गुना 13 होता है 143। तो अगर 143 ऑप्शन में तो ये आंसर होगा, नहीं तो 11 गुना 13, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए सवाल काफी आसान है, बस जैसे जैसे बोला अरेंज कर लीजिए। का बाई के 1/4 यानी 1/4, बाई का 1/4 का 30% का यानी गुना होता है 30% यानी 3/10 का 2.5 गुना यानी डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में 10 आ जाएगा। क्लियर है बात। आगे का x का आधा यानी 1/2 का 25% का फ्रैक्शन कितना 1/4, तो कहा ये सब आपस में बराबर है। अब देखें जो कटता है काट लीजिए। 1/4 से 1/4 कैंसिल होगा, 2 पचे 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10। क्लियर है बात। अब वेरिएबल को एक साइड कर लीजिए, x को बाएं साइड लाइएगा तो y/x, न्यूमेरिकल को दाएं साइड, 2 उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे आएगा। अब देखें यार y का वैल्यू है 2 यूनिट, x का वैल्यू 3 यूनिट। सवाल कहा x y से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए x जो है y से ज्यादा है या कम है, तो आप बोलेंगे सर y 2 यूनिट है, x का वैल्यू 3 यूनिट है, यानी x जो है y से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है किस से, y से, तो y बट्टा में परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, 2 से 50 बार में, यानी कि 50% ज्यादा है, ऑप्शन ए। अब देखें ये सवाल थोड़ा अच्छा है, आराम से इसको समझिएगा। का 2 व्यक्ति ए और बी 10:30 बजे पूर्वाह्न पर एक दूसरे से 110 किलोमीटर के दूरी पर है। का ए और बी जो है 10:30 बजे तक दोनों एक दूसरे से, ए और बी ये 2 स्थान है, का इन दोनों के बीच का फासला 110 किलोमीटर है। क्लियर है बात यहाँ तक। कहा ए 30 मिनट बाद 20 किलोमीटर पर आवर के गति से बी की ओर चलता है। यार 10:30 में दोनों के बीच का फासला 110 था, यानी कि 10:30 तक दोनों कांस्टेंट है। कहा 30 मिनट बाद ए चलना चालू किया, यानी ए कितना बजे, 11 बजे। पूर्वाह्न यानी AM होता है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, वो सोच लेते हैं पूर्वाह्न है यानी P फॉर पूर्वाह्न, तो वो P फॉर PM समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, उल्टा होता है। पूर्वाह्न है तो AM, P से है तो AM, और अगर अपराह्न है A से है तो ये होगा PM। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, बेसिक चीजें हैं यार, सब लोगों को पता ही होगा। देखिए ए 11 AM में 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से B की ओर चलना प्रारंभ करता है। ओके, अब का B जो है 12 अपराह्न यानी कि PM में, B 12 PM में का 15 किलोमीटर पर आवर के गति से A के समान दिशा में, A के समान दिशा कहने का मतलब हुआ A जिस दिशा में चल रहा उसी दिशा में B भी 12 बजे चलना प्रारंभ करता है 15 किलोमीटर पर आवर के चाल से। अब कुछ है नहीं सवाल में, बस डायग्राम बन गया, सवाल खत्म हो गया। एक चीज आप देखिए, आपको तो पता है सबसे पहले सर टाइम को इक्वल करना पड़ेगा। ये 12 बजे चला है, ये 11 बजे ही चल दिया, यानी कि इससे 1 घंटा पहले चला है, तो 1 घंटा इसको अगर चलाइएगा तो 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलकर 1 घंटा में तय की गई दूरी बराबर चाल गुना समय, यानी कि 20 किलोमीटर फासला इसने कवर किया। अब 12 बजे यहाँ आ गया, ओके ना।
अब 12 बजे ये यहाँ से चलेगा और दूसरा गाड़ी 12 बजे यहाँ से चलेगा, तो 12 बजे के बाद दोनों के बीच का फासला है कै किलोमीटर? 90 किलोमीटर। 12 बजे के बाद दोनों के बीच का फासला 90 किलोमीटर, तो 12 बजे के बाद टाइम इक्वल हो गया। 12 बजे ये भी चल रहा, 12 बजे ये भी चल रहा, और 12 बजे के बाद दोनों के बीच का फासला 90 किलोमीटर है, तो 12 बजे के बाद मिलने में समय लगेगा कितना? तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। सेम डायरेक्शन है, चाल घटेगा तो 5। 18 25 90, यानी कि 12 बजे के बाद 18 घंटा में दोनों रेलगाड़ियां मिल जाएगी या दोनों व्यक्ति मिल जाएगा। का किस अगले दिन किस समय मिलेंगी? तो 12 बजे एक दूसरे, टाइम इक्वल हुआ है 12 बजे से ना, दोनों साथ में चलना चालू किया, 12 बजे चलना चालू किया और 18 घंटा के बाद मिल गया, तो 12 और 18 कितना? नेक्स्ट डे 6 बजे मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सवाल था, एक दो बार लैंग्वेज पढ़ के आप लोग सवाल को घर पे फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ओके ना। चलिए आगे। देखिए यार का 40 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। यदि दो विद्यार्थी के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से 48 और 64 दर्ज हो गया तो सही औसत क्या होगा? देखिए यार, इसको करने का दो तरीका है, दोनों यहाँ पे हम डिस्कस कर देंगे, क्योंकि कुछ लोगों को एक पता होगा, कुछ लोगों को दूसरा पता होगा, तो जिनको जो अच्छा लगेगा आप वैसे सवाल को कर लीजिएगा। देखें, कहा कि दो विद्यार्थी का अंक एक्चुअल में जो था सही अंक था, पहला विद्यार्थी को मिलना था 84 अंक और दूसरे विद्यार्थी को मिलना था 46 अंक, तो दोनों के अंकों का योग कितना हो जाएगा? 130। पर का गलती से पहला विद्यार्थी के 84 के जगह पे 48 अंक दर्ज हो गया और दूसरा विद्यार्थी के गलती से 64 अंक दर्ज हो गया, तो अब दोनों के अंकों का योग हो गया कितना? 112। तो यार दोनों के अंकों का सही में योग था 130, दोनों के अंकों का योग कितना? 130, पर गलती होने के कारण अंकों का योग हो गया कितना? 112। तो योग में कितने का कमी हो गया? योग में 18 का कमी हुआ। तो आप बताएं, अगर योग में 18 का कमी हुआ तो एवरेज में कितने का कमी हो गया? एवरेज में कितने का कमी? तो योग को एवरेज में लाइएगा तो नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड करना पड़ेगा। आपको पता है एवरेज क्या होता है? संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। तो योग में 18 का कमी, तो एवरेज में कितने का कमी? योग को एवरेज में लाएंगे तो नंबर ऑफ कैंडिडेट से भागा, टोटल 40 विद्यार्थी है, 40 से डिवाइड, 2 से 9 और 2 से 20। अब 20 से अगर डिवाइड करिएगा तो ये होगा 0. कितना? 45। क्लियर है बात? अब देखें, एवरेज में 0.45 गलती से एवरेज में 0.45 का कमी होने के कारण एवरेज आया था 68, तो सही एवरेज कितना होगा? तो 68 से ज्यादा ना, एवरेज में 0.45 का कमी हुआ, गलती से एवरेज में 0.45 का कमी हो गया जिसके कारण एवरेज आया 68। अगर ये गलती ना होता तो एवरेज 0.45 ज्यादा आना चाहिए था, यानी कि सही एवरेज होता कितना? 68.45। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? तो ऐसे जिन लोगों को अच्छा लगे वो ऐसे कर लीजिए, और दूसरा तरीका जो बेसिक अप्रोच है वो तरीका है, देखिए का 40 विद्यार्थी का औसत 68 है, तो 40 विद्यार्थी के अंकों का योग कितना? तो औसत गुना संख्या। अब आगे कहा कि दो विद्यार्थी के अंक 84 और 46 था, तो ओरिजिनल अंकों का योग कितना होना था? 130, पर गलती से 48 और 64 दर्ज हो गया, तो अंकों का योग है, ले लिए कितना? 112। लेना था 130, पर क्या हो गया यार? 40 विद्यार्थी के अंकों का औसत है 68, तो योग कितना? औसत गुना संख्या। क्लियर है? कहा कि दो विद्यार्थी के अंक थे क्रमशः 84 और 46, तो एक्चुअल में अंकों का योग होता कितना? 130, पर का गलती से ले लिए 48 और 64, यानी अंकों का योग हो गया कितना? 112। लेना था 130, पर गलती से 112 ले लिए, तो अंकों के योग में कितने का कमी हो गया? 18 का कमी हो गया। तो कहा सवाल में सही औसत, मेरे भाई अगर 18 नंबर कम ले लिए, अगर गलती ना हुआ होता, अगर गलती ना होता
तो 18 नंबर और मिले होते, आपको तो पता ही, अगर गलती ना होता तो 18 अंक और मिलते, यानी कि सही योग हो जाता इतना, सही में सभी विद्यार्थी के अंकों का योग होता इतना। तो कहा सही एवरेज कितना, योग को अगर एवरेज में लाइएगा, योग को एवरेज में लाइएगा तो नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड करना है, टोटल विद्यार्थी है कितना 40, 40 से डिवाइड कर देना है, इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 68.45। क्लियर बा। तो ये भी तरीका अच्छा है, वो भी अच्छा था, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, आसान सा ही सवाल है। देखिए यार ये 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो 3 तिया 9 माइनस ये 8 होता है 4 दूना 8, तो 4 का वर्गमूल 2, तो 2 तिया 6 और 6 रूट 2। क्लियर है बात। इनटू ये है 9 प्लस, अब यार 18 होता है कितना 9 दूना 18, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 दूना 6, यानी 9 प्लस 6 रूट 2। अब जरा गौर से देखिए ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 6 रूट 2 का स्क्वायर। अब यार रूट अंडर 9 का स्क्वायर 81 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, तो 36 चौक कितना हो जाएगा 36 चौक 4 छक 24। यार कहीं दिक्कत तो नहीं है, 3 तिया 9, ये है 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ 4 दूना 8, 3 दूना 6 रूट 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6 प्लस रूट 2, सॉरी रूट 2 का स्क्वायर 2 ना होगा तो 36 दूना 72। क्या यार, अब 81 में से 72 गया 9, और 9 का वर्गमूल कितना 3, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का 50 पेन 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए छात्रों की संख्या ज्ञात। देखें यार कहने का मतलब ये हुआ, सवाल काफी आसान है। जैसे आप सोच लीजिए आपके पास 50 पेन है, 80 पेंसिल और 65 पैमाने हैं। आप इन सभी वस्तुओं को कुछ छात्रों में भी बांटना चाहते हैं। का आपने हर छात्र को कुछ वस्तु देते हैं और उसके बाद भी आपके पास 5 आइटम शेष बच जाते हैं, तो का छात्रों की संख्या। कहने का मतलब सिंपल सा अर्थ ये है कि वह नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 50 को डिवाइड करे तो शेष 5 बचे, 80 को डिवाइड करे तो भी शेष 5 बचे, और 65 को डिवाइड करे तो भी शेष 5 बचे। तो यार ऑप्शन से कर लीजिए, ज्यादा आसान है। अगर 5 ऑप्शन ए 5 है तो 5 से तो पूरा पूरा कटेगा। अगर आप बी देखेंगे 20 से 80 भी पूरा पूरा कटेगा, कुछ बचेगा नहीं। अगर 15 से आप 50 को डिवाइड करिएगा, 15 तिया 45 शेष 5 बचेगा, 15 पचे 75 शेष 5 बचेगा, 15 चौक 60 शेष 5 बचेगा। यानी कि टोटल 15 विद्यार्थी हैं और 15 विद्यार्थी के बीच में आपने 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से वितरित किए हैं, तो आपके पास प्रत्येक प्रकार के आइटम से 5-5 वस्तु शेष बच गया, यानी छात्रों का संख्या 15। आसान सा सवाल था। लैंग्वेज से थोड़ा सा चीजें क्लियर नहीं होगा, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा इस सवाल के लिए। देखिए का टमाटर के कीमत में 25% वृद्धि हो गया। टमाटर का जो मूल्य है 25% बढ़ गया। 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी ओरिजिनल प्राइस था 4 यूनिट, एक बढ़कर नया कीमत हो गया 5 यूनिट। आगे कहा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है, यानी खर्च जो है ये 15% बढ़ गया, यानी कि पहले खर्च था 100, 15 बढ़कर हो गया कितना 115। तो कहा टमाटर की मात्रा में कमी का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए मात्रा यानी क्वांटिटी का रेशियो निकालना।
देखिए यार, पहले कीमत था 4 रुपए पर केजी, आपने टोटल 100 रुपए खर्च किए, तो 100 रुपए में कितना क्वांटिटी घर लेकर आए? तो बच्चा भी बता देगा सर 1 केजी का कीमत है 4 रुपया, हमने टोटल 100 रुपए खर्च किए, तो क्वांटिटी कितना घर लेकर आए? तो टोटल खर्च में 1 केजी के रेट से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 25 चौक 100 यानी कि 25 केजी वस्तु या 25 केजी टमाटर घर लेकर आए। अब जो है 1 केजी टमाटर का रेट है 5 रुपया, आपने अब टोटल 115 रुपए खर्च किए, यानी अब कितनी मात्रा घर आई? तो टोटल खर्च में 1 केजी के रेट से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी कि अब घर आया कितने केजी टमाटर? 23 केजी। पहले 25 केजी लेकर आ रहे थे, अब 23 केजी लेकर आए हैं, तो टमाटर के मात्रा में कितने का कमी हो गया? 2 का कमी हुआ कितना पर? 25 पर। परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, 25 चौक 100, 4 दूना 8%। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का 250 सैनिकों के लिए 35 दिन के लिए पर्याप्त भोजन आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। 50 सैनिक ने शिविर में भाग नहीं लिया, तो खाद्य आपूर्ति कितने अधिक दिनों तक चलेगी? देखें 250 लोगों के लिए 30 दिनों का भोजन है, तो भोजन का कुल मात्रा कितना हो जाएगा? ये टोटल फूड आ गया। क्लियर है बात? मैन गुना डे। अब आगे कहा 50 सैनिक शिविर में भाग नहीं लिए, 250 सैनिक आने थे पर 50 लोग नहीं आए, तो शिविर में भाग लिए कितने लोग? 200 लोग। अब इनके लिए जो भोजन है वो सपोज डी दिनों तक चला, तो भोजन का मात्रा मैन गुना डे, दोनों टोटल भोजन है अतः आपस में बराबर। अब कैंसिल कर लीजिए, 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काटिएगा 12.5, तो डी बराबर 3 पचे 15, 12 या 36 1 37, 37.5 दिन अब भोजन चलेगा। तो कितना दिन एक्स्ट्रा चलेगा? कितना दिन एक्स्ट्रा चलेगा? अगर 250 लोग आते तो भोजन चलता 30 दिन, पर 200 लोग ही आए, भोजन चल गया 37.5 दिन। तो अगर 200 लोग ही आते तो भोजन कितने दिन एक्स्ट्रा चलता? 7.5 दिन एक्स्ट्रा चलता। ऑप्शन नंबर डी। देखिए का 5 महिलाएं एक काम को 36 दिन में कर सकती है। यदि एक आदमी और एक महिला के काम करने की क्षमता का रेशियो 3:1 है, का मैन और वोमेन के एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 3:1, और आप सबको पता है एफिशिएंसी होता है 1 डे कवर, यानी एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, एक महिला एक दिन में 1 यूनिट वर्क करती है। सवाल में स्टेटमेंट दिया 5 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में करती है, तो आप सोचे एक महिला एक दिन में 1 काम करती है, तो 5 महिला एक दिन में कितना काम करेगी? 5 काम करेगी। 5 महिला एक दिन में 5 काम, और कहा इन सब ने मिलकर काम को 36 दिन में पूरा कर दिया, तो टोटल वर्क हो गया कितना? 180 यूनिट। क्लियर है ना बात? ये अपना टोटल वर्क हो गया। एक बार फिर से कहा 5 महिलाएं काम को 36 दिन में, भाई मेरे एक महिला एक वोमेन एक दिन में 1 यूनिट वर्क करेगी, एक महिला एक दिन में 1 काम, तो 5 महिला एक दिन में कितना काम करेगी? 5 काम। और कहा कि इन लोगों ने 36 दिन में काम को पूरा किया, पांचों महिला मिलकर एक दिन में 5 काम, तो 36 दिन में टोटल कितना काम कर देगी? 180 काम। ये टोटल वर्क आ गया। अब कहा उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी को कितने दिन लगेंगे? तो मेरे भाई एक आदमी अगर एक दिन में 3 काम कर रहा, तो 5 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 15 काम करेगा। 5 आदमी मिलकर एक दिन में 15 काम, एक दिन में 15 काम, तो का 180 काम कितने दिन में करेगा? एक दिन में 15 काम, तो 180 काम करने में कै दिन लगेगा? एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए तो 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए। देखिए का 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाजित होती है? देखिए यार सबसे पहले तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या है कौन? 100, और 3 अंकों की सबसे आखिरी संख्या है कितना? तो 999। अब कहा 3 अंकों की
कुल कितनी संख्याएं ऐसी है जो 8 से कटेगी। तो 8 से कटने वाली सबसे पहली संख्या कौन है। तो कुछ लोगों को याद होता है वो डायरेक्ट 104 लिख लेंगे आखिरी में, पर ऐसे जब बड़ा बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नंबर देगा तो आप ऐसे सोच नहीं पाइएगा, आपको एक्चुअल तरीका भी पता होना चाहिए। जैसे देखें 100 से कटने वाली 8 से कटने वाली 3 अंकों की पहली संख्या, तो 100 में 8 से डिवाइड करिएगा तो 12 8 96, शेष बचा कितना 4। अब सुने 8 से कटने वाला नंबर निकालने का 2 तरीका है। पहला स्टेप क्या है कि जो शेष बचा इसको नंबर में से घटाइए, तो आया 96, ये 96 8 से कटेगा। और दूसरा तरीका इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों का डिफरेंस 8 और 4 का डिफरेंस कितना, इन दोनों के डिफरेंस को नंबर में ऐड कर दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा ये भी 8 से कटेगा। फिर से सुनिए, जो शेष बचा इस शेष को डायरेक्ट नंबर में से घटाइएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी 8 से कटेगा। और इन दोनों के डिफरेंस को नंबर में ऐड करिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी 8 से कटेगा। तो क्या यार 96 जो है 8 से तो कट रहा, पर क्या ये 3 अंकों का मेंटेन रख पाया, नहीं, इसमें 2 डिजिट हो गए, तो ये तो केस पॉसिबल नहीं है। यानी कि 3 अंकों की सबसे पहली संख्या जो 8 से कटेगा 104 होगा। और आपको पता है कि सर 8 से कटने वाली संख्या का सीरीज लिख रहे हैं, यानी गैप भी 8 8 का होगा, तो अगला नंबर 8 ज्यादा यानी 112 होगा। इस तरह से आखिरी 3 अंकों का संख्या जो कि 8 से पूरा पूरा कटेगा, तो 999 में 8 से डिवाइड करिएगा तो 8 एकम 8 बचा 19, 8 दूना 16, शेष बचा 3 9, 8 चौक 32, शेष बच गया कितना 7। अब सुनिए यहाँ भी 2 तरीके हमने बताया। पहला तरीका जो शेष बचा इसको डायरेक्ट नंबर में से घटाइए तो आ जाएगा 992, ये नंबर 8 से कटेगा। और दूसरा तरीका क्या बताए, इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों का डिफरेंस कितना, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों के डिफरेंस को नंबर में ऐड करिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी 8 से कटेगा। तो ये नंबर जो है 8 और 7 का डिफरेंस 1 होगा ना मेरे भाई, तो 1 अगर ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा कितना 10,000, ये भी 8 से कटेगा। लेकिन क्या ये 3 अंकों का मेंटेन है, नहीं, ये 4 डिजिट का हो गया। तो यहाँ पे ये केस तो आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि हाँ अगर डिफरेंस ऐड करेंगे तो वो नंबर जो है 3 अंकों का नहीं बरकरार रह पाएगा, तो वो केस नहीं, सेकेंड फर्स्ट वाला ही। तो यहाँ 3 अंकों का सबसे आखिरी संख्या जो 8 से कटेगा वो है 992। क्लियर है बात। अब पदों का संख्या आप लोगों को याद होगा, नंबर ऑफ टर्म यानी पदों का संख्या होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस 1। अब बस अरेंज कर लीजिए, लास्ट है 992, फर्स्ट है 104 और डिफरेंस 8 से कटने वाला नंबर है तो डिफरेंस तो 8 8 का होगा और प्लस 1। सॉल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। ओके चलिए देखिए, कहा कि एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य एक दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% छूट दिए जाने के बाद उसका विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यार देखिए, जनरली छूट जो होता है ना, डिस्काउंट जो होता है, ये मार्क प्राइस पे मिलता है, ओके ना। पर यहाँ इसने सवाल में बोला कि पहले वस्तु को क्रय मूल्य पर, पहले वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का डिस्काउंट दिए। जनरली डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, लेकिन इसने बोला क्रय मूल्य पर 15% का डिस्काउंट दिए हैं। तो 15% का फ्रैक्शन कितना, 3/20। क्रय मूल्य पे डिस्काउंट दिए हैं, क्रय मूल्य पे डिस्काउंट दिए हैं, यानी पहला वस्तु का क्रय मूल्य है 20 यूनिट, 3 का डिस्काउंट दिए तो बेचे कितना में होंगे, 17 में, ओके ना। 20 में खरीद कर लाए और 17 में बेचे हैं। आगे का दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का डिस्काउंट दिए तो 25% का फ्रैक्शन 1/4, यानी दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य है 4 यूनिट, 1 का डिस्काउंट दिए तो बेचे कितना में, 17 यूनिट में। क्लियर है बात। अब आगे कहा कि विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो आप देखें, पहला वस्तु का विक्रय मूल्य 17, दूसरा का 3 का, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो बराबर कर लीजिए। ऊपर में 3 से
तो यहाँ भी 3 से, नीचे 17 से तो यहाँ भी 17 से। आगे का दोनों वस्तुओं का क्रयमूल का योग 640, तो आप बताएं टोटल क्रयमूल है कितना। तो 20 तिया 60, पहला वस्तु का क्रयमूल 60, दूसरा वस्तु का क्रयमूल 17 चौक 68, तो टोटल क्रयमूल हो गया कितना 128। पर एक्चुअल में टोटल क्रयमूल दे कितना रखा है 640, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, एक का वैल्यू 5 है तो का विक्रयमूल ज्ञात करें। तो प्रत्येक का, पहला का भी विक्रयमूल है 51, दूसरा का भी विक्रयमूल, दोनों का तो बराबर ही है, तो 51 यूनिट विक्रयमूल है। तो एक यूनिट 5, तो 51 यूनिट का वैल्यू कितना 5 5 25 यानी 255 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। देखिए का 5 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 था। दो व्यक्ति है ए और बी का 5 साल पहले इनके एज का रेशियो था 4:5। आगे का 5 साल बाद इनके आयु का अनुपात हो जाएगा 6:7। अब एक चीज आगे पढ़ने का भी जरूरत नहीं, अब एक चीज यहाँ पर बताइए, दो व्यक्ति के एज में दो समय का रेशियो दिया है तो दोनों जगह का डिफरेंस पहले सेम करना है। यहाँ का डिफरेंस कितने है 2 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 2 का, दोनों जगह संयोग से डिफरेंस सेम है। रेशियो में दोनों जगह 2-2 यूनिट का डिफरेंस है, पर एक्चुअल में डिफरेंस है कितना -5 + 5 का डिफरेंस, माइनस प्लस 2 चिन्ह है तो डिफरेंस जुटेगा यानी कि 10 साल का, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना 5 हो गया। अब आगे सवाल में कहा यदि वर्तमान में सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है, तो यार सबसे पहले तो ए और बी का प्रेजेंट एज निकालिए, कहीं से भी आप निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ए का 5 साल पहले एज था 4 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू 20 है तो 4 यूनिट का वैल्यू 20, 5 चौक 20, एक यूनिट 5 है तो 4 यूनिट 20 साल, तो 5 साल पहले ए का एज था 20, तो प्रेजेंट में ए का एज कितना हो जाएगा 20 + 5 25 साल। 5 साल पहले बी का एज था 5 यूनिट, एक यूनिट 5 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना 5 5 25, 5 साल पहले बी का एज 25 यूनिट तो प्रेजेंट में बी का एज कितना 30 यूनिट। अब आगे सवाल में कहा वर्तमान में सी जो है बी से 10 साल छोटा है, तो यार प्रेजेंट में बी का एज है 30 साल और कहा सी जो है बी से 10 साल छोटा है यानी प्रेजेंट में सी का एज है कितना 20 साल, तो कहा ए और सी के वर्तमान आयु का रेशियो, ए का प्रेजेंट एज है 25 है, ए का प्रेजेंट एज 25 साल और बी का प्रेजेंट एज सी का प्रेजेंट एज है 20 साल, तो रेशियो ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 5 25, 5 चौक 20, 5:4, ऑप्शन नंबर डी। देखिए यार इसको कहा यदि एक मिश्रण में 2 द्रव का अनुपात 3:5 है और दूसरे मिश्रण में 6:1 है, कहा इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दोनों द्रव का अनुपात 7:3 हो जाए। आराम से समझिएगा, अच्छा सवाल है। कहा कि 2 मिक्सचर का दिया है क्वांटिटी का रेशियो, का पहले मिक्सचर में दोनों द्रव का रेशियो है 3:5 और दूसरे मिक्सचर में दोनों द्रव का रेशियो है 6:1, का इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें दोनों द्रव का रेशियो हो जाएगा 7:3। तो एक चीज आपको पकड़ना, एलिगेशन तब लगता है जब 2 ग्रुप का चर्चा करे और एक बात कॉमन करे। कॉमन कहने का मतलब हुआ दोनों को मिलाकर, तो एलिगेशन लगेगा। जैसे कहा पहला मिक्सचर में दोनों द्रव का रेशियो ये है, दूसरा मिक्सचर में दोनों द्रव का रेशियो ये है, का इन दोनों को किस अनुपात में मिलाए ताकि नया जो मिक्सचर बनेगा दोनों को मिलाकर जो मिक्सचर बनेगा, यानी कॉमन बात कर रहा है तो कॉमन बात कॉमन बिंदु पे एलिगेशन लगा देंगे। क्लियर है ना बात? तो देखें अब पहला से जो भी लेना चाहते हैं वो सारे मिक्सचर का, जैसे पहला द्रव को लेकर एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो सारे मिक्सचर का पहला द्रव ही लेंगे। पहला मिक्सचर में पहला द्रव है कितना 3, टोटल कितना में 8 में, दूसरा मिक्सचर में पहला द्रव है कितना 6, टोटल कितना में 7 में। इन दोनों को मिलाकर जो नया मिक्सचर बना उसमें पहला द्रव है कितना 7, टोटल कितना में 7 3 10 में। अब
इन दोनों के अंतर को अब कर लेंगे ना आगे। अब तो आगे कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, हो ही जाएगा। तो अब आगे खुद से कर लीजिएगा। देख लें यार, यहाँ पे 7/10 बड़ा है, तो बड़ा में से छोटा को घटाइए 3/8 को, तो 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। 10 चौक देखें, 10 चौक 7 चौक 28, 8 बचे 5 दिया 15, 28 में से 15 जाएगा कितना? 13। क्लियर है बात? अब इन दोनों, अगर ये बड़ा है तो ये नीचे, आप किसी को किसी में से घटा लीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा माइनस आएगा तो इसको इग्नोर कर देना है। क्लियर है बात? किसी में से किसी को घटा लीजिए। अब यार 6/7 में से 7/10 को घटाइए, एलसीएम हो जाएगा कितना? 70। अब 7 दहा 10 छक 60, 10 सते 49, 60 में से 49 जाएगा, 60 में से 49 जाएगा, कितना बचेगा? 11 मेरे ख्याल से। अब 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस करिए तो 11 चौक 44 अनुपात 13 सते 91। कहीं गलत हो गया क्या यार? 10 चौक 7 चौक 28, 8 बचे 5 दिया 15, 28 में से 15 गया 3। अब 7 10 का एलसीएम 70, 10 छक 60, 7 सते 49, 1 11, सही तो है। 11 चौक 44, 13 सते 91। 44 और 91, 44 91। अच्छा, ऑप्शन यहाँ है यार, सॉरी, हम 16 का ऑप्शन देख रहे थे, ऑप्शन नंबर ए। तो बस आप लोग को ऐसे कर लेना है एक चीज। अब देखें यार, इस सवाल में कहा क्या, 2 बोतल में 2:3 और 1:2 के अनुपात में अम्ल और जल है। कहा इन्हें 1:3 के अनुपात में मिलाया गया, तो नए मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात। पिछला सवाल में कहा क्या था कि ये पूछा था और दोनों मिक्सचर को मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बना था उसमें रेशियो दिया है। तो बस काफी आसान सा सवाल है। का पहला जो मिक्सचर है ना, पहला मिक्सचर में अम्ल और वाटर का रेशियो है 2:3 और दूसरा मिक्सचर में अम्ल और वाटर का रेशियो है 1:2 का। इन दोनों को 1:3 के अनुपात में मिलाया गया। 1:3 में मिलाया कहने का मतलब हुआ कि पहला मिक्सचर से 1 kg या 1 लीटर लिए और दूसरा मिक्सचर से 3 लीटर लिए और उन दोनों को आपस में मिला दिए। पहला मिक्सचर से 1 लीटर लिए और दूसरा मिक्सचर से 3 लीटर लिए और इन दोनों को मिलाकर जो नया मिक्सचर बना उस नए मिक्सचर में अम्ल और जल का अनुपात पूछा है। तो आप बताएं, पहले मिक्सचर में अम्ल है 2, वाटर 3, तो टोटल क्वांटिटी हो गया कितना? 5। ओके। दूसरा मिक्सचर में अम्ल है 1, वाटर 2, तो टोटल क्वांटिटी हो गया कितना? 3। अब कहा इन दोनों को 1:3 में मिलाया, पर अभी रेशियो है कितना? 5:3 पर मिलाया है 1:3 में। तो पहले दोनों को इक्वल करिए, तो 3 से ऊपर 5 से नीचे। क्लियर है बात? अब 5 तिया 15, 3 पचे 15, दोनों इक्वल हो गया 1:1। 5 तिया 15, 3 पचे 15 इक्वल हो गया। पहला से बोला 1 kg लिए तो 1 से गुना, दूसरा से 3 kg लिए तो 3 से गुना। क्लियर है बात? अब रेशियो बैलेंस हो गया। अब देखें यार, ऊपर में 3 एकम 3 से गुना किए तो 3 से दोनों जगह मल्टीप्लाई, नीचे 5 तिया 15 से गुना किए तो 15 से दोनों में गुना करिए। अब का दोनों को मिला दिए, तो पहला मिक्सचर में अम्ल है कितना? 3 दूना 6, दूसरा में अम्ल है कितना? 15। दोनों को मिलाइएगा तो टोटल अम्ल हो जाएगा 15 6 21। ओके। पहला में वाटर है कितना? 9, दूसरा में वाटर कितना? 30। दोनों को मिलाए तो टोटल वाटर हो गया कितना? 39। रेशियो को छोटा कर ले, 3 7 21, 3 से 13 तिया 39, यानी 3:7:13। ऑप्शन नंबर ए। दोनों सवाल को 1-2 बार कर लीजिएगा, छोटा सा अंतर है दोनों में। देखें, कहा सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। मान लेते हैं 11 पारी का औसत 1 है, तो 11 पारी का टोटल रन हो जाएगा कितना? 11x का। 12वीं पारी में 120 रन बनाया, तो 12वीं पारी का रन ऐड कर दिए तो ये टोटल कितने पारी का रन हो गया? 12 पारी का टोटल रन हो गया।
का अब उसके औसत में 5 का वृद्धि हो गया। आप बताएं अब टोटल मैच है कितना 12, औसत 5 बढ़ गया, यानी पहले 11 मैच तक एवरेज था x, 12वां मैच में 120 रन बनाया, जिसके कारण एवरेज 5 बढ़कर नया एवरेज हो गया कितना x प्लस 5। क्लियर है बात। अब ये फर्स्ट डाटा से 12 मैच का टोटल रन है, ये सेकंड डाटा से 12 मैच का टोटल रन है, दोनों 12 मैच का टोटल रन है अतः आपस में बराबर। अब यार ये 11x प्लस 120 बराबर 12 से दोनों में तो 12x प्लस 60। अब 11x इधर आके घटेगा तो x बचेगा, 60 इधर जाके 120 में से घटेगा तो 60, तो x बराबर 60 आ गया। अब आगे का उसका नया एवरेज, न्यू एवरेज, यानी कि 12वां पारी के बाद उसका एवरेज क्या होगा, तो 12वीं पारी के बाद एवरेज है x प्लस 5, यानी 60 प्लस 5 65, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कहा ए और बी किसी काम को 18 दिन में करेगा, बी और सी उसी काम को 30 दिन में करेगा। कहा सी के तुलना में ए 2 गुना कार्यकुशल है, सी के तुलना में ए 2 गुना, ए जो है सी से 2 गुना कार्यकुशल है, तो ए और सी दोनों के एफिशिएंसी का ये रेशियो दिया है। ओके ना। अब का बी अकेले काम को कितने दिन में, सुने यार, का ए और बी मिलकर काम को 18 दिन में करेगा, ए और बी दोनों मिलकर काम को 18 दिन में करेगा, तो काम का कुल मात्रा कितना मैन गुना डे। आगे का बी और सी मिलकर काम को 30 दिन में करेगा, तो काम का कुल मात्रा कितना, तो मैन गुना डे, दोनों टोटल वर्क है अतः आपस में बराबर। अब 6 तिरिक 18, 6 पचे 30। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखें यार यहाँ इसने दे रखा है ए का एफिशिएंसी 2 यूनिट, सी का एफिशिएंसी 1, तो ए का एफिशिएंसी 2 है तो ए के जगह 2, सी का 1 है तो सी के जगह 1। अब 3 से दोनों में करिएगा तो 3 दूना 6 प्लस 3b, 5 से करिएगा तो 5b प्लस 5, 3b इधर आके 5b में से घटेगा 2b, 5 इधर आके 6 में से घटेगा 1, तो b बराबर कितना, b बराबर कितना हो जाएगा 1/2, तो b का एफिशिएंसी 1/2 है, a का एफिशिएंसी दे ही रखा है 2 और c का एफिशिएंसी कितना 1। क्लियर है, ये तो दे ही रखा है। अब सवाल का बी अकेले उस काम को कितने दिन में, तो देखें यार ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, किसी भी डाटा को यूज करके टोटल वर्क निकाल लीजिए। ए प्लस बी, तो ए का एफिशिएंसी 2 है, ये टोटल वर्क, और बी का एफिशिएंसी 1/2 और गुना 18, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 1, 5/2 गुना 18, 2 से काटिए 9 बार में, यानी 9 पचे 45, टोटल वर्क हो गया 45। अब का बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में 1/2 काम करेगा, बी एक दिन में 1/2 काम, पूरा काम, पूरा यानी कि 45 काम कै दिन में, एक दिन में आधा, तो 45 काम कै दिन में, बी के एफिशिएंसी से डिवाइड करिए, 2 ऊपर चला जाएगा, 45 दूना 90 दिन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कहा ए बी सी में 10,150 रुपए को इस प्रकार बांटा गया है कि ए का हिस्सा बी तथा सी के संयुक्त हिस्से का 2/5 है। का ए का जो हिस्सा है बी और सी के कंबाइंड हिस्से का 2/5 यानी 2:5 है, यानी ए का हिस्सा है 2 यूनिट, बी प्लस सी दोनों को मिलाकर कंबाइंड हिस्सा है 5 यूनिट, तो तीनों को मिलाकर टोटल हिस्सा हो गया कितना 7, पर एक्चुअल में दिया है 1050, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 पचे 35, 150 रुपया। का ए का हिस्सा ज्ञात करें, ए का हिस्सा 2 यूनिट, 1 बराबर 150, तो 2 बराबर कितना 2 गुना 150 कितना हो जाएगा 15 दूना 30 यानी कि 300, ऑप्शन नंबर बी। अब देखें यार ये काफी अच्छा सवाल है, अब ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों को, ये लैडर फ्रैक्शन का सवाल है, एक इक्वेशन दिया है, एक समीकरण दिया है और 3 वेरिएबल है ए बी और सी, ये 3 वेरिएबल है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्लियर है बात। और एक तो तरीका है कंपैरिजन करके सवाल कर लें, और एक तरीका क्या है कि आपको जो भी फ्रैक्शन दिया है ना, सबसे पहला काम करिए। देखें सवाल क्या है अपना कि 1/a + 1/,
b+1/c-2/5 बराबर दिया है 45/53। तो इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है, जो भी फ्रैक्शन दिया इसको इन्वर्स कर दे। 53/45, 45 से डिवाइड करिएगा, 45 एकम 45, ठीक है, 8/45, एक सही 8/45। अब जो भी इंटीजर अलग हुआ ये a का वैल्यू होगा, यानी a का मान एक। सिमिलरली सेकेंड स्टेप में जो भी फ्रैक्शन आया अगेन इसको इन्वर्स करिए, तो 45/8, 8 पचे 40, 5 सही 5/8। अब सेकेंड स्टेप में जो इंटीजर अलग हुआ ये b का वैल्यू हो जाएगा 5। अब थर्ड स्टेप में है क्या कि ये फिर से इन्वर्स हो जाएगा, यानी 8/5। थर्ड स्टेप में 8/5, और यहाँ थर्ड स्टेप में बचा है कितना? c-2/5। तो c-2/5 बराबर 8/5 हो गया। तो c बराबर, ये उधर जाके जुट जाएगा ना, तो 8/5 + 2/5, 10/5, 10/5 यानी कितना? 2। तो c का वैल्यू आ गया 2, c का वैल्यू आ गया 2। a b c सबका मान पता है, 4a यानी कि 4 गुना 1 माइनस b का वैल्यू 5 प्लस 3c, 3 गुना c का वैल्यू 2। तो 4 - 5 + 6, 6 4 10 में से 5 गया कितना? 5। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल था, आप लोग एक दो बार इसको भी कर लीजिएगा। देखें आगे का, भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजा 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है। भुजा का लंबाई दिया है, ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ दिया है 72, 30 और 78। अब आगे कहा 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर के दर से समतल करने की लागत क्या होगी? तो यार एक चीज, पहले तो ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। आपको पता है सर ट्रायंगल का तीनों साइड मालूम है, तो ट्रायंगल का एरिया इस वाला नियम से निकाल लेंगे। लेकिन जब भी ट्रायंगल का तीनों साइड का लेंथ दिया है ना, तो आप एक बार चेक कर लेना कि क्या वो ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट कहने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के साइड को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो 72, 30, 78 आपको ये पता नहीं है, तो इसका रेशियो ले ले। ये कटेगा कितना से? 2 से कटेगा क्या? 2 से कटेगा सब, या 3 से भी तो कटेगा ही। तो 3 से काटिएगा, तो 3 से ये कितना बार में? 24। 3 से ये 10 बार में। 3 से 3 दूना 6, 3 छक 18। तो 10, 24, 36, 10 का स्क्वायर 100, 24 का 576, ये 600, यानी ये ट्रिपलेट है। तो 24, 10 और 26, और भी छोटा करेंगे तो 2 से 12, 2 पचे 10, 2 से 13 दूना 26, यानी 5 12 13। ओहो, ये ट्रिपलेट है, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड दिया है। और आपको पता है ये 72, 30 और 78 ये राइट एंगल का साइड है। और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, और आपको पता है ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण है ना। और आपको पता है समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होगा? एरिया होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार किसी को भी ऊंचाई ले लीजिए। तो आधार है 72 और ऊंचाई है कितना? 30। तो ट्रायंगल का एरिया कितना? 36 दूना 72। तो एरिया हो जाएगा 0, 3 छक 18, 3 तिया 9 1 10, यानी कि 1080 वर्ग मीटर एरिया। अब खर्च पूछा है, तो भाई मेरे 1 वर्ग मीटर का खर्च है 20 पैसा। 1 वर्ग मीटर का खर्च 20 पैसा, यानी 1/5 रुपया। 20 पैसा को रुपया में लाइएगा तो 100 से डिवाइड करिएगा, तो 1/5 हो जाएगा ना। तो खर्च 1/5 रुपया है। 1 वर्ग मीटर का खर्च 1/5 रुपया, तो 1080 वर्ग मीटर का खर्च कितना? 1080 से मल्टीप्लाई, 5 से काटिएगा, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 छक 30, यानी 216। ऑप्शन नंबर सी। ये सेट थोड़ा सा टफ था यार, मतलब अच्छा सेट है, ऐसा सेट भी एक दो आप लोगों को लगाना चाहिए। देखें का, उपरोक्त आयत में 5 सर्वांगसम आयत है का, जिसमें प्रत्येक की बड़ी भुजा x मीटर है। यदि आकृति का कुल एरिया 7500 वर्ग मीटर है, तो x का मान क्या होगा? एक चीज समझिए, जैसे ये 5 आयत दिया है, ये 5 1 2 3 4 और ये 5 सर्वांगसम आयत है। सर्वांगसम नाम से ही क्लियर है, सर्वांग समान। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर गलत है, फिगर थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। 3 ठो खड़ा हुआ आयत है, ओके ना, और 2 ठो पड़ा हुआ है। 3 ठो खड़ा है, 2 ठो पड़ा है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखें यार, कहा कि ये फिगर है, ये ऐसा 5 आयत को इसने अरेंज किया है।
का इसमें से प्रत्येक की बड़ी भुजा x है, बड़ी भुजा x है, क्लियर है। तो छोटी भुजा मान लेते हैं b हो जाएगा, क्लियर है बात। तो आपको बस एक चीज ये देखना, हम बोले कि ये वाला लेंथ कितना होगा, इस आयत का ये लेंथ कितना, तो आप बोलेंगे ये बड़ी भुजा है सर यानी x होगा, क्लियर है बात। हम बोले अच्छा ये वाला लेंथ कितना होगा, तो आप बोलेंगे ये छोटी भुजा है यानी कि इसका लेंथ b होगा। सिमिलरली अगर ये बोले ये वाला लेंथ कितना होगा, तो ये बड़ी भुजा है यानी x होगा, और ये वाला लेंथ कितना है, तो ये छोटी भुजा है यानी कि ये b हो जाएगा, क्लियर है बा। तो ये चीज पता चल गया। यहाँ पे फिगर थोड़ा गलत है, फिगर ऐसा होना चाहिए, देखें ऐसा होना चाहिए ताकि ये क्लियर पता चल जाए ये बड़ी भुजा है और ये छोटी भुजा है, ओके ना। तो ऐसे भी आप लोग समझ लीजिएगा इसको। तो आप देखें यार ये वाला लेंथ है b, ये वाला भी छोटी भुजा b और ये छोटी भुजा b, तो b प्लस b ये पूरा कितना हो जाएगा 3b, ओके ना यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ आ जाए, ये वाला x है, बड़ी भुजा x है और ये वाला भी x है, तो x प्लस x ये पूरा कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो आयत का लंबाई, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, तो आयत का लंबाई है कितना 3b, एक लेंथ है 3b और दूसरा लंबाई है कितना 2x, तो दोनों लंबाई है अतः आपस में तो बराबर ही हो जाएगा, क्लियर है बा। अब आप बताएं ये चीज देखें, यहाँ पे ये वाला लेंथ कितना है, तो आप बोलेंगे सर ये बड़ी भुजा है x और ये छोटी भुजा है यानी कितना b, तो ये पूरा लेंथ हो जाएगा कितना ऊपर से नीचे तक, ये पूरा लेंथ हो जाएगा x प्लस b। सिमिलरली ये वाला x है और ये वाला b है, तो ये पूरा लेंथ हो जाएगा कितना x प्लस b। तो आयत का चौड़ाई है कितना, चौड़ाई है x प्लस b, क्लियर है बात। अब कुछ है नहीं, लंबाई हमने इसका पता कर लिया, चौड़ाई पता कर लिया, तो आयत का एरिया क्या होता है, आयत का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और इसने एरिया दिया है कितना 7500। लंबाई अपने पास 2 ठो है, तो किसी भी एक ठो को आप यूज कर लीजिए, किसी भी एक ठो को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लंबाई ले लेते हैं 2x और चौड़ाई है कितना, तो x प्लस b, ओके ना, और एरिया है 7500। अब एक चीज देखें, x का वैल्यू निकालना है तो सबको x के फॉर्म में अरेंज कर लें, तो यहाँ से रिलेशन है 3b बराबर 2x, तो b बराबर क्या हो जाएगा 2x बट्टा 3 हो जाएगा, तो ये है 2x गुना b के जगह 2x बट्टा 3 लीजिएगा, तो 3x और 2x ये हो जाएगा पूरा कितना 5x बट्टा 3 बराबर 7500। अब यार 5 दूना 10 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x गुना x स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 0, 3 5 15 और 3 से 3 सते 21 और 1 22। तो अच्छा इसको लिख सकते हैं क्या, 225 गुना 10 लिख ही सकते हैं। तो x बराबर स्क्वायर हटाएंगे वर्गमूल 225 का वर्गमूल 15 और 10 का वर्गमूल रूट अंडर 10, यानी x का वैल्यू आ गया 15√10, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का त्रिभुज ABC में ये ट्रायंगल ABC है का कोण B और कोण C के द्विभाजक, कोण B का एंगल बाइसेक्टर और कोण C का जो एंगल बाइसेक्टर है ये पॉइंट O पर मिलते हैं का BOC 142 डिग्री है, तो एंगल A का मान निकालना। आप लोगों को पता है यार तीनों कोनों के समद्विभाजक का जो कटान बिंदु होता है उसको इन सेंटर बोलते हैं, और इन सेंटर पर बना कोण होता है यानी एंगल BOC बराबर होगा 90 डिग्री प्लस A/2। अब उस इन सेंटर पर बना कोण तो इसने दे ही रखा 142 बराबर 90 प्लस A/2। 90 इधर आके घटेगा कितना 32 बराबर A/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो A बराबर 32 दूना 64 डिग्री, 32 दूना 64 है, क्या हो गया यार, सॉरी 32 थोड़े ना होगा, खत्म है क्या। 90 आके घटेगा तो 2 9 52, तो 52 दूना कितना हो जाएगा 104, ऑप्शन नंबर सी। देखिए का त्रिभुज ABC में D और E
BC और AC भुजाओं का मध्य बिंदु है त्रिभुज ABC में। का D भुजा BC का मिड पॉइंट है और E जो है भुजा AC का मिड पॉइंट है। का आगे AD 10.8 है AD। अच्छा, ये मिड पॉइंट है तो AD तो माध्यिका होगा और E भी मिड पॉइंट है AC का, तो BE भी क्या होगा, मीडियन होगा, B माध्यिका होगा। का AD और B एक दूसरे को समकोण G पे काटती है, समकोण G पे काटती है, तो ABC का एरिया ज्ञात करना। अच्छा, सबसे पहले एक चीज आप बताइए, आप सबको पता है कि ये माध्यिकाओं का कटान बिंदु है, यानी ये केंद्रक कहलाएगा, और केंद्रक जो है प्रत्येक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर। का AD 10.8 है, तो ये पूरा AD 2 कितना है 3, और 3 का वैल्यू दिया है कितना 10.8, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा कितना 3.6। तो 2 यूनिट का वैल्यू ये है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 दूना 72 यानी 7.2। अब यार आगे का BE 14.4, BE भी 3 यूनिट है और 3 का वैल्यू दिया है 14.4, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3 8 24, 4.8, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना 48 दूना 96 यानी कि 9.6 हो जाएगा। अब जरा आप एक चीज देखें, ये जो ट्रायंगल है ये 90 है, ये 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में 90 के सामने ये कर्ण है, तो आप बताएं इस ट्रायंगल का एरिया, बाकी ये वाला लंब होगा और ये आधार होगा, तो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ बेस 9.6 इंटू हाइट कितना 7.2, तो 2 से काट दीजिएगा तो ये 3.6 हो जाएगा। का ABC का एरिया, तो ABC का जो एरिया होगा ओरिजिनल ट्रायंगल का जो एरिया होगा ये किसी भी एक ट्रायंगल के एरिया का 3 गुना होगा, यानी थ्राइस ऑफ ट्रायंगल AGB। तो देखें यार, थ्राइस ऑफ AGB का एरिया आया कितना 9.6 गुना 3.6। अब इसको मल्टीप्लाई करिएगा यूनिट डिजिट से, देख लें 6 छक 36, इकाई अंक 6, 6 3 18, इकाई अंक 8, तो जिस ऑप्शन का इकाई अंक 8 है ऑप्शन नंबर B। देखिए 72 के चाल से चलने वाली 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, दूरी पुल को पार करना है यानी ट्रेन का अपना लंबाई प्लस पुल का लंबाई और बट्टा में चाल, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाइएगा 5/18 से गुना, बस कैलकुलेशन है आप लोग खुद से कर लीजिएगा। का 2 नल P और Q अकेले अकेले टंकी को 60 और 40 मिनट में भरेगा, P जो है 60 मिनट में भरेगा और Q जो है ये 40 मिनट में भरेगा। 60 और 40 का एलसीएम 120, 60 दूना 40 दिया। आगे कहा नल Q को पहले आधा घंटा के लिए खोला गया। देखें यार यहाँ टाइम का यूनिट मिनट है और ये आधा घंटा की बात की, और आपको पता है आधा घंटा यानी कै मिनट 30 मिनट। कहा Q को 30 मिनट के लिए ओपन रखे, Q 1 मिनट में 3 यूनिट भरेगा तो 30 मिनट में कितना भर दिया 90, टोटल 120 भरना था 90 भर दिया, तो रिमेनिंग बच गया है कितना 30। अब आगे सवाल में कहा कि शेष बचे भाग को P भरेगा तो टंकी भरने में कितना समय। अच्छा शेष भाग को P भरेगा कितना समय लगेगा, P 1 मिनट में 2 लीटर तो 30 लीटर भरने में कै मिनट लेगा 15 मिनट लेगा, तो टंकी भरने में कुल कितने समय, तो शुरू के 30 मिनट तक Q चला, अब बाकी बचे हुए भाग को P भरा है 15 मिनट में, तो टोटल टाइम लग गया कै मिनट 45 मिनट, ऑप्शन नंबर A। देखिए एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाले एक स्टेशनरी सिस्टम क्रमशः 10 और 15 के डिस्काउंट पे खरीदा, वह 70 पैक कराने में खर्च किया। देखें यार 2000 रुपया मार्क प्राइस है, पहला डिस्काउंट 10% है यानी 90% में मिला, दूसरा 15% यानी मिला 85%। आपको पता है किसी वस्तु को खरीदने के अलावा उसको लाने ले जाने बनवाने या पैक कराने में जो भी एक्स्ट्रा खर्च होता है सबको जोड़कर वास्तविक क्रय मूल्य होता है। तो 2000 तो मार्क प्राइस है और 10% 15% डिस्काउंट मिलने के बाद खरीदा है इतना में, ये तो कैश पेमेंट करके वस्तु खरीदा और 70 रुपए पैक करवाने में खर्च किया
किया तो इसको जोड़कर वास्तविक क्रय मूल्य कुछ आ जाएगा। ओके, अब का उसे 2000 में बेच दिया, सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना 2000, तो यहाँ से क्रय मूल्य पता चल जाएगा, विक्रय मूल्य पता है, आप देख लीजिएगा लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है। ओके ना, नहीं हो पाएगा तो कर ही लेते हैं, 20 से 20, 20 से ये 20 कैंसिल। अब यार 9 दूना 18, 18 गुना 85 कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, 8 8 64, 4 68 और ये 85, तो 0 8 5 13, 8 7 15, अब प्लस का 70 है, तो 0 7 3 10 5 1 6, यानी खरीदा है 1600 में, बेचा है 2000, कितने का प्रॉफिट हो गया 400 का, कितना पे 1600 पे, परसेंट 100 से गुना, काटिएगा 4 बार में, 4 से 25%, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 1-9 धारा के दिशा में कोई दूरी 4 घंटे में और कहा कि वापिस आया है समय लगा 6 घंटा। धारा और सांझ जल में 9 का चाल का 9 और का सांझ जल में 9 का चाल, धारा की चाल और 9 की चाल का रेशियो मान लेते हैं, बोट का चाल है बी, वाटर का चाल है डब्लू, धारा के दिशा में गया है तो चाल जुटेगा बोट प्लस वाटर, और का इतना के चाल से चलकर 4 घंटे में कोई दूरी तय किया तो दूरी बराबर होगा क्या, चाल गुना समय, और धारा के विपरीत दिशा में चाल घटेगा यानी बोट माइनस वाटर, और इस चाल से चलकर 6 घंटे में कोई दूरी तय किया तो दूरी कितना, चाल गुना समय, और जितना गए उतना ही तो वापिस आइएगा, अर्थात ये दोनों दूरी आपस में बराबर, 2 दूना 4, 2 तिया 6, अब 2b प्लस 2w बराबर 3b माइनस 3w, 2b उधर जाके घटेगा तो बचेगा b, 3w इधर आके जुटेगा 5w। अब रेशियो लिखिएगा, b और w का रेशियो कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा 5:1। बोला धारा की चाल है 1 और 9 का चाल, बोट का चाल है 5, तो धारा की चाल और 9 का चाल का रेशियो 1:5, ऑप्शन नंबर है। कई बार लोग करता क्या है, जल्दीबाजी में यहीं से देख लिया 5:1 आंसर कर दिया। आप समझिए ये बोट का चाल है 5 यूनिट, वाटर का चाल है 1 यूनिट, सवाल बोला धारा की चाल पहले और 9 की चाल बाद में है, तो धारा का चाल पहले 1, 9 का चाल बाद में 5। देखिए का अगर थीटा धनात्मक न्यून कोण है और कंडीशन दिया है tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा 1, तो देखें यहाँ tan गुना में और मल्टीप्लीकेशन अगर 1 है, इसका मतलब दोनों एंगल का योग 90 डिग्री होगा। 2 थीटा और 3 थीटा कितना हो जाएगा, 5 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 18 डिग्री का 2 कॉस स्क्वायर 5 थीटा, तो थीटा है कितना 18 बट्टा में 2 माइनस 1, 2 नमा 18, तो 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, आपको पता है कॉस 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करिएगा 1/2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 कितना 0, ऑप्शन ए। देखिए यार यहाँ पे दिया है x के पावर a इंटू एक्स के पावर b इंटू एक्स के पावर c बराबर 1, तो पूछा है aq प्लस bq प्लस cq। अब आप देख पा रहे हैं सर बेस सबका सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा यानी a प्लस b प्लस c, दाएं साइड 1 है तो 1 को लिख सकते हैं x के पावर 0, चूंकि किसी नंबर के पावर 0 1 होता है, क्लियर है बात। अब बराबर के दोनों साइड का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा यानी a प्लस b प्लस c 0, और आपको पता होना चाहिए एक प्रॉपर्टी है कि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर होता है 3ABC, तो A प्लस B प्लस C 0, तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर होगा कितना 3ABC, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है बा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक मेरे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ तो माफी चाहते हैं, क्योंकि आज का सेट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत कैलकुलेटिव सेट था, तो आप लोग थोड़ा 1-2 बार खुद से भी कोशिश कीजिएगा। और एक जो आयत वाला हम लोग सवाल किए ना, मेरे ख्याल से 20 नंबर सवाल होगा ये। देखिए ये फिगर यहाँ पे सही से क्लियर नहीं दिख पा रहा, तो आप देखिएगा टेलीग्राम चैनल पे सेट नंबर 51 या 52 होगा, सेट 51 या 52, सेट नंबर 51 या 52 में एक सवाल ऐसा हमने करा रखा है पहले भी, तो आप लोग उस सेट को देख लीजिएगा, वहाँ पे फिगर सही दिया है तो चीजें आप लोगों को थोड़े से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सेट को टेलीग्राम पे तो होगा ही, उसको देख लीजिएगा आप लोग, क्लियर है बात। तो चलिए आज के लिए यहीं तक मेरे भाई, थैंक यू यार, धन्यवाद, थैंक यू।